हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है परफ्यूम। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है टॉम टाइकवर ने। और यह मूवी 1985 में पैट्रिक सुस्किक द्वारा लिखी गई एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में हमें 18वीं सेंचुरी के फ्रांस को दिखाया गया है और उस सदी में हमें एक ऐसे लड़की की स्टोरी को बताया गया है जहां वो अपने पैशन के लिए बहुत सी लड़कियों को मौत के घाट उतार देता है, वो भी बहुत ही भयानक तरीके से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसको चैन से बांध कर रखा गया था और फिर वहाँ कुछ लोग आते हैं और उस आदमी को अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे पब्लिक के सामने खड़ा कर देते हैं। और उसे देखते ही सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और तभी एक आदमी उसे मौत की सजा सुनाता है और बीच चौराहे पर सभी के सामने फांसी पर लटकाने का ऑर्डर देता है। मगर वहां खड़े सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि इस कातिल को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, पहले इसके जिस्म से हाथ पैर काट कर अलग करो, उसके बाद इसे फांसी पर लटकाओ। आखिर दोस्तों, ये आदमी कौन था और इसने ऐसा कौन सा काम किया था जिससे इसको इतनी भयानक मौत दी जा रही थी? यह जानने के लिए हमें इस आदमी की लाइफ स्टोरी को जानना पड़ेगा। सन 1838 में हम फ्रांस के एक फिश मार्केट को देखते हैं जहां एक प्रेग्नेंट लेडी उस मार्केट में फिश बेचने का काम कर रही थी कि तभी उस लेडी को लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वो लेडी एक बच्चे को जन्म देती है। मगर वो लेडी उस बच्चे को लात मारकर खुद से दूर कर देती है। दरअसल वो लेडी पहले भी 4 बच्चे को जन्म दी थी, मगर वे सभी बच्चे मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए वो लेडी उस बच्चे को कचड़े में फेंक देती है। मगर इस बार इस लेडी ने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे में एक सुपर नेचुरल पावर थी और वो बच्चा अपने साथ एक कर्स को भी लेकर पैदा हुआ था। वो कर्स क्या है वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उस बच्चे में स्मेल करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। वो बच्चा वहाँ के इन्वायरमेंट को पहले अच्छे से सेंस करता है। वो बच्चा मछलियों और वहाँ के सड़े गले स्मेल को सूंघकर जोर जोर से रोने लगता है। उस बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस बच्चे को कचरे में देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उसकी माँ ने उसे जन्म देकर उस कचरे में फेंक दिया है। भीड़ को देखकर वो लेडी वहाँ से भागने लगती है, मगर वहाँ के लोग उसे देख लेते हैं और फिर वहाँ की सरकार ऐसा करने के कारण उसे फांसी पर लटका देते हैं। उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मैडम गिलार्ड था। वो उस बच्चे को अपने साथ अनाथ आश्रम ले जाती है और उस बच्चे का नाम जैन बैप्टिस्ट ग्लोइन रखती है। और ये वही आदमी है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। एक बच्चा जब उसे छूने की कोशिश करता है तो वो बच्चा एकदम से ही उस बच्चे की उंगली को पकड़ लेता है और उसकी उंगली को सूंघने लगता है। और इस तरह की एबिलिटी रखने वाले इंसान को ऑल्फैक्टरी जीनियस कहते हैं। ऐसा करते देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम उसी बच्चे को देखते हैं जो अब 5 साल का हो चुका था और उसके उम्र के साथ उसके सूंघने की एबिलिटी भी बढ़ती जाती है। वो अपने सामने पड़े हर एक चीज को सूंघता है। वह जमीन पे पड़ा मरा हुआ एक पक्षी को उठाकर सूंघने लगता है। वह उस मरे हुए बर्ड के अंदर लगे कीड़े तक को स्मेल कर लेता है। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी सूंघने की एबिलिटी भी बढ़ती जाती है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैडम गिलार्ड उसे जानवरों की खाल निकाल कर बेचने वाले एक आदमी के पास बेच देता है, क्योंकि मैडम गिलार्ड के पास उसे पालने के लिए पैसे नहीं थे। जब वो जॉन को बेचकर वहाँ से जाने लगती है तो 2 चोर उसे मारकर उसके पैसे छीन लेते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी जॉन से काफी मेहनत करवाता है और उसका सारा दिन जानवर की खाल निकालने में ही निकल जाता है। उसके बाद समय का पहिया आगे घूमता है और हम जॉन को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था। एक दिन उसका मालिक अपने सामान की डिलीवरी के लिए उसको अपने साथ शहर लेकर जाता है। वो पहली बार शहर में आया था। वो वहाँ के हर तरह की चीजों को सूंघने लगता है। वो लाइफ में पहली बार इतनी तरह की खुशबू को सूंघ रहा था। वो इसी तरह वहाँ के स्मेल को सूंघते हुए एक परफ्यूम की दुकान के पास चला जाता है। उस दुकान में काफी भीड़ थी और सभी लोग परफ्यूम खरीद रहे थे।
वो वहाँ खड़ा होकर वहाँ के हर एक परफ्यूम को सूंघ रहा था कि तभी उसे एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की खुशबू आती है और उस स्मेल के सामने परफ्यूम की स्मेल भी फीकी थी। वो अपने सूंघने की शक्ति से उस खुशबू का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने पर वो देखता है कि वह स्मेल एक फल बेचने वाली लेडी के शरीर से आ रही थी। वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसकी खुशबू से वो उसके पीछे खींचा चला जाता है और यह सब से वो लड़की बिल्कुल ही अनजान थी। और जब वो पीछे मुड़ती है तो जॉन को अपने पीछे खड़ा देखकर बहुत ही डर जाती है। जॉन उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। उसके हुलियों को देखकर उस लड़की को लगा कि शायद ये कोई भिखारी है, तो वो लड़की खाने के लिए उसे कुछ फल देती है, मगर वो उसके हाथ को पकड़कर बहुत ही अजीब तरीके से सूंघने लगता है। इसके इस हरकत से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, मगर वो उसके जिस्म की खुशबू को सूंघते हुए उसको ढूंढ लेता है और बिना आवाज किए उसके पीछे खड़ा होकर उसकी बॉडी के स्मेल को सूंघने लगता है। दोबारा से उसको अपने पीछे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जैसे ही चिल्लाती जॉन उसका मुंह दबा देता है और तभी वहाँ एक कपल आ जाता है। पकड़े जाने के डर से वो उसका मुंह तब तक दबाए रखता है जब तक कि वो कपल वहाँ से चला नहीं जाता। वो लड़की खुद को छुड़ाने के लिए काफी हाथ पैर मारती है, मगर वो उसे नहीं छोड़ता है। कपल के जाने के बाद जब वो उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है तो वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी है। उस लड़की के मरते ही उसके जिस्म से आने वाली खुशबू धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खुशबू कहाँ चली गई, जिसके बाद वो वापस जाकर उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद हम पेरिस में रहने वाले ग्यूस्पे बाल्डिनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी एक परफ्यूम की दुकान चलाता था। एक टाइम उसका दुकान पूरे शहर में काफी फेमस हुआ करता था, मगर मार्केट में कंपटीशन के कारण उसका धंधा मंदा चल रहा था। वो बेहतर से बेहतर परफ्यूम बनाने की कोशिश करता है, मगर इसमें वो हर बार फेल हो जाया करता था। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो उसके घर बकरे की खाल की डिलीवरी देने आया था। वो उस खाल को रखने के लिए उसके साथ उसके लैब में जाता है जहां बाल्डिनी अपना परफ्यूम बनाया करता था। वो वहां पर बहुत से केमिकल के बोतलों को देखता है जिसे मिलाकर परफ्यूम बनाया जाता था। वो बाल्डिनी के शरीर से अमोर एंड साइके की परफ्यूम को सूंघकर उससे कहता है कि वो उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही परफ्यूम बना सकता है। इस बात को सुनकर बाल्डिनी हंसने लगता है। वो उससे कहता है कि परफ्यूम बनाना सबके बस की बात नहीं है। परफ्यूम बनाने के लिए किस चीज को कितना डालना पड़ता है वो सिर्फ एक जीनियस ही जानता है, मगर बाल्डिनी यह नहीं जानता था कि वह सब जीनियस का बाप था। उसके बाद जॉन वहाँ रखे बोतलों को टेबल के ऊपर रखता है और उससे कहता है कि अमोर एंड साइके को बनाने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वो सब परफ्यूम को मिलाकर अमोर एंड साइके की परफ्यूम को बना देता है। यह देखकर बाल्डिनी बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि वो इससे भी बेस्ट परफ्यूम बना सकता है, जिसके बाद वो और कुछ परफ्यूम को मिलाकर अपने हिसाब से एक परफ्यूम बनाकर बाल्डिनी को देता है और उसको वो परफ्यूम टेस्ट करने के लिए कहता है, मगर बाल्डिनी उस परफ्यूम को बिना टेस्ट किए ही उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जॉन के जाने के बाद वो उसके बनाए हुए परफ्यूम को सूंघता है और उस परफ्यूम को सूंघते ही वो मदहोश होकर कोई और ही दुनिया में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह जॉन के पास जाता है और उसे उसके मालिक से खरीद लेता है। जॉन के जाने के बाद उस रात जॉन का मालिक, जो कि शराब पीकर काफी नशे में था, वो नशे के कारण नदी के पानी में गिर जाता है और पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन बाल्डिनी के वहाँ पर काम करने लगता है और वह बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम बनाने लगता है और बाल्डिनी की परफ्यूम की दुकान पूरे शहर में फेमस हो जाती है। उसके दुकान में लोगों की भीड़ और पैसों की बारिश होने लगती है। उसके बाद बाल्डिनी जॉन को परफ्यूम बनाने का फॉर्मूला बताता है और उसे 12 परफ्यूम के सेट को दिखाता है और उससे कहता है कि अगर कोई इंसान 13वीं परफ्यूम बना लेता है तो दुनिया का कोई भी इंसान उस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। और बाल्डिनी की यही बात उसके दिल और दिमाग में घुस जाता है और उससे खुशबू को हमेशा कायम रखने का फॉर्मूला पूछता है, जिसके बदले में वो उसको दुनिया की सबसे बेस्ट परफ्यूम बनाकर देने का वादा करता है। तब बाल्डिनी जॉन से कहता है कि ग्रास नाम के एक शहर में खुशबू को हमेशा कायम रखने का मेथड बताया जाता है, मगर वहाँ जाने के लिए उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तब जॉन बाल्डिनी से सौदा करता है कि अगर वो उसको ग्रास जाने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देगा तो वो परफ्यूम बनाने के लिए बाल्डिनी को 100 नए फॉर्मूले देगा। जिसके बाद बाल्डिनी ग्रास जाने के लिए जॉन को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देता है और बदले में जॉन बाल्डिनी को 100 नए फॉर्मूलाज देता है परफ्यूम बनाने के लिए। उसके बाद जॉन बाल्डिनी से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ग्रास की तरफ निकल जाता है।
100 नए परफ्यूम बनाने के फॉर्मूलाज को लेकर बाल्डिनी काफी खुश था। उस रात जब वो बेड पर सोकर 100 नए फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से उसकी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों, जॉन अपने साथ एक कर्ज लेकर पैदा हुआ था और वह कर्ज यह था कि अगर कोई उसको अपने से दूर करता तो उसकी किसी न किसी कारण मौत हो जाती थी। जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था तब उसको लात मारकर खुद से दूर कर दिया, जिसके कारण उसकी माँ को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद मैडम गिलार्ड ने जब जॉन को जानवर की खाल निकालने वाले के पास भेज दिया तो उसकी भी मौत हो गई। और फिर जब उसके मालिक ने जॉन को बाल्डिनी के पास भेज दिया तो उसकी भी नदी में गिरकर मौत हो गई। और फिर जॉन जब ग्रास के लिए निकला तो बाल्डिनी की भी छत गिरने के कारण मौत हो गई। जॉन अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। वो जंगलों के रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और उसको ग्रास पहुंचने में काफी महीने गुजर जाते हैं। रास्ते में वो दोबारा से वही स्मेल को फील करता है जो स्मेल मूवी के स्टार्टिंग में फल बेचने वाली उस लड़की के जिस्म से आ रही थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वह स्मेल एक लड़की के जिस्म से आ रही थी और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और दोस्तों, यहीं से इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके बाद जॉन एक एक कर सभी लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मारने वाला है। उसके बाद वो लड़की जॉन के सामने से निकल जाती है। जॉन उस लड़की के जिस्म की स्मेल को पीछा करते हुए उसके घर तक चला जाता है। उस लड़की का नाम लॉरा था। वो ग्रास शहर के सबसे अमीर आदमी एंटोनियो रिचेस की बेटी थी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम और एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मैडम आर्नोल्फी था। जॉन उसी लेडी के अंडर काम करता था जहाँ सिखाया जाता था कि फूल और पत्तियों को जानवर की चर्बी से मिलाकर कैसे उसके स्मेल को निकाला जाता है, जिससे उस चीज की खुशबू हमेशा कायम रहे। उसके बाद वो वहाँ काम करने वाली एक लड़की को मारकर उसको उसी मशीन में डाल देता है जिस मशीन से फूलों और पत्तियों की खुशबू को निकाला जाता था। मगर वो इसमें फेल हो जाता है क्योंकि मरने के कुछ समय बाद वह स्मेल धीरे धीरे चली जाती है। उसके बाद वो दूसरा तरीका अपनाता है। जिसके बाद जॉन उस शहर के एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। जिसके बाद जॉन अपने झोले में से उस चर्बी को निकालता है और उस प्रोस्टिट्यूट लेडी के बॉडी के ऊपर जानवर की चर्बी को लगाने लगता है। उस लेडी को लग रहा था कि शायद फैंटेसी पूरा करने का उसका कोई अपना तरीका होगा, मगर वो लेडी इस बात से अनजान थी कि उसका यह रात आखिरी रात होने वाला है। और तभी वो अपने झोले में से एक हथियार निकालता है। उस हथियार को देखकर वो लेडी बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर जॉन उस लेडी को उस हथियार से गला काट देता है। उसके बाद वो उस लेडी के पूरे बॉडी के ऊपर जानवर की चर्बी को लगाता है और उसके पूरे बॉडी को एक कपड़े से लपेट देता है ताकि उसके जिस्म की खुशबू को वह चर्बी एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद वो उस कपड़े को निचोड़कर सारी चर्बी को एक बाल्टी में रखता है और उस चर्बी को पिघलाकर ऑयल निकालता है, जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो 13वीं बोतल का सेट बनाता है, जिसका मतलब हर एक बोतल के लिए हर एक अलग अलग लड़की को मारना होगा। वह एक ऐसा परफ्यूम बनाने वाला था जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी इंसान के पास ना हो। और फिर हमें दो जुड़वा बहनों को देखते हैं। उन दोनों बहनों का जन्मदिन मनाया जा रहा था और जॉन दूर से खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अब जॉन का नेक्स्ट टारगेट वो दोनों जुड़वा बहनें थी। जॉन बड़ी ही चालाकी से उन दोनों जुड़वा बहनों को भी मार देता है, फिर उसी मेथड का यूज कर उसकी भी ऑयल निकाल लेता है। कुछ दिन बाद उन दोनों बहनों की लाश एक नदी के पानी में तैरती हुई मिलती है और यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जिसके बाद उस शहर के सभी लोग एक अर्जेंट मीटिंग रखते हैं ताकि जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ा जा सके। जिसके बाद उस शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है ताकि कातिल को पकड़ा जा सके, मगर कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी जॉन अपने विक्टिम्स को बहुत ही चालाकी से मारता जाता है और उसकी बॉडी के स्मेल को निकालकर एक एक बोतल में भरता जाता है और बहुत से लड़कियों को मारकर अपने 12 बोतल के सेट को पूरा कर लेता है। बस एक आखिरी बोतल बचा हुआ था और वो बोतल लॉरा के लिए था। लॉरा का पिता लॉरा को लेकर काफी परेशान था क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं उसकी बेटी के साथ भी वो सब ना हो जो दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। इसलिए वो उस शहर को छोड़ने का फैसला करता है। अगली सुबह वो लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगते हैं। जॉन को यह बात उसकी सूंघने की शक्ति से पता चल जाता है कि लॉरा उस शहर से दूर जा रही है। जिसके बाद जॉन लॉरा के जिस्म की खुशबू को स्मेल करते हुए उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ एक कुत्ता जॉन के रूम के अंदर एक जगह खोदने लगता है और वहाँ से एक लड़की के कपड़े और बाल निकलता है। यह देखते ही उस घर के मालिक के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वह तुरंत पुलिस को वहाँ बुला लेता है।
और फिर उस रूम की खुदाई करने के बाद उस रूम के जमीन के अंदर से बहुत सी लड़कियों के कपड़े और बाल निकलते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि जॉन ही सब लड़कियों को मारा है और वही कातिल है। दूसरी तरफ लॉरा और उसके पिता एक होटल में रुकते हैं और लॉरा के पिता उस होटल के सभी रूम को रेंट पे ले लेता है ताकि बाहरी कोई दूसरा आदमी उस होटल में ना रह सके। रात को लॉरा के पिता लॉरा के रूम को बाहर से लॉक करके उस रूम की चाबी को अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जॉन लॉरा के शरीर की खुशबू को सूंघता हुआ उस होटल तक चला आता है और फिर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो एक कपड़े के ऊपर जानवर की चर्बी का लेप लगाता है ताकि उसके जिस्म की खुशबू को निकाल कर उसका 13वां परफ्यूम बनाया जा सके। वो बिना कोई आवाज किए लॉरा के रूम तक चला आता है और उसके रूम को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा लॉक था। जिसके बाद वो उसके पिता के कमरे में जाता है और वहाँ से चाबी लेकर लॉरा के कमरे के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसके पिता लॉरा को देखने उसके कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी की बेजान शरीर बिना कपड़ों के बेड पर पड़ा हुआ है और उसके सर के सभी बाल काट लिया गया है। इस नज़ारे को देखकर उसका पिता फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ जॉन उसकी भी खुशबू को ऑयल बनाकर एक बोतल में भर लेता है। उसके बाद वो 12वीं बोतल की सेट को मिलाकर एक परफ्यूम बनाता है जिसके सामने सभी अपने घुटने टेक देंगे, मगर तभी वहाँ कुछ सिपाही आकर जॉन को पकड़ लेता है और उसको एक जेल के अंदर बंद कर देता है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ कुछ सिपाही उसे जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए पब्लिक के पास लेकर आती है और उसे सजाए मौत सुनाया जाता है। अगली सुबह उस शहर के सभी लोग जॉन के मौत को देखने सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। दूसरी तरफ जॉन परफ्यूम की बोतल को अपने पास रख लेता है। जब सिपाही उसे लेने के लिए आते हैं तो उन सभी के सामने उस परफ्यूम की बोतल के ढक्कन को खोल देता है। ढक्कन के खुलते ही सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वह जॉन को बड़े ही सम्मान से किसी राजकुमार की तरह वो वहाँ पर उसको लेकर आता है। वो रास्ते में यहाँ आते वक्त उस परफ्यूम को अपने ऊपर लगा लेता है। जब वो वहाँ आता है तो वह जल्लाद उसके पैरों पर गिर जाता है और उसे बेकसूर बताता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जल्लाद ऐसा क्यों कह रहा है। जिसके बाद वो उस परफ्यूम को एक रुमाल पे लेता है और उस परफ्यूम को हवा में लहराने लगता है। उस परफ्यूम के स्मेल से सभी लोग मदहोश हो जाते हैं और सभी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। चर्च का फादर उसे फरिश्ता कहते हुए उसको अपना खुदा मानने लगता है और उसके बाद वो उस रुमाल को हवा में उड़ा देता है और वो रुमाल लोगों की भीड़ में जाकर गिर जाता है। जिसके बाद सभी लोग उस खुशबू के कारण बेकाबू हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ तक कि चर्च का फादर भी ये सब करने लगता है। और फिर वहाँ लॉरा का पिता आता है उसे मारने के लिए, मगर उस परफ्यूम की खुशबू के कारण वो उसके पैरों पर गिरकर रोने लगता है और उसे निर्दोष कहने लगता है। कुछ समय बाद जब उस परफ्यूम की स्मेल खत्म होती है तो सब एक एक करके होश में आने लगते हैं। सभी लोग अपने आप को ऐसी हालत में देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि सभी की ऐसी हालत कैसे हुई। कुछ समय बाद डोमिनी को वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उन सभी विक्टिम्स के एविडेंस उसके घर में मिले थे। इसके बाद उसे काफी टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी सभी दोष खुद के ऊपर ले लेता है और फिर उसके बाद वहाँ की पुलिस उसको फांसी पर लटकाकर यह केस बंद कर देती है। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो ग्रास शहर छोड़कर फ्रांस की ओर निकल जाता है। कुछ महीने बाद वो उसी मछली मार्केट में आता है जहाँ से उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वो अपनी जेब से उसी परफ्यूम की बोतल को निकालता है और सारे परफ्यूम को अपने ऊपर डाल लेता है। परफ्यूम के स्मेल से वहाँ बैठे सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और फिर उसके बाद सभी लोग उसे कच्चा चबा जाते हैं और फिर वहाँ सिर्फ जॉन के कपड़े ही रह जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ रोज की तरह बाजार लगता है जहाँ कुछ बच्चे जॉन के वहाँ पड़े कपड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाता है और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस परफ्यूम की बोतल से उस परफ्यूम की आखिरी बूंद टपकती है। और फिर दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था परफ्यूम मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इस मूवी के एंडिंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दरअसल इस मूवी में जॉन के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसके बदौलत वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, मगर यह जीत उसके लिए हार होती क्योंकि उस परफ्यूम के बदौलत वो सब कुछ पा सकता था मगर वो किसी का सच्चा प्यार नहीं पा सकता था। और उस फल बेचने वाली लड़की की मौत उसके मन में गहरा असर छोड़ जाती है, जिसके बाद उसको अपने किए पर पछतावा होने लगता है और इसी कारण वो खुद की जान ले लेता है। तो दोस्तों ये था परफ्यूम मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा
ताकि दोस्तों मैं कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।